Hello everyone, welcome to this lecture on input embedding in large language models or we can say in transformer architecture. प्रीवियस एपिसोड में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल मींस LLM. सो जब हम डेफिनेशन को देख रहे थे LLM की, उस समय डेफिनेशन में एक वर्ड आया था ट्रांसफॉर्मर. सो हमने सोचा कि पहले हम ट्रांसफॉर्मर को ही समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली होता क्या है, देन हमारे लिए LLM को समझना इजी होगा. सो प्रीवियस एपिसोड में हमने डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को, जिनमें हमने सभी कंपोनेंट को शॉर्ट में समझने की कोशिश की थी. ओके, इस एपिसोड से हम क्या करेंगे, जितने भी कंपोनेंट हैं इन सारे कंपोनेंट्स को एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेंगे. ओके, सो इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट एम्बेडिंग को, जो कि फर्स्ट स्टेप है इन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर. सो आइए समझते हैं कि क्या है इनपुट एम्बेडिंग. सो यदि हम पूरे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को देखें, एक्चुअली ये है क्या, ये एक मॉडल है. ओके, एक ऐसा मॉडल जो यहां से इनपुट लेगा, ओके, और हमको आउटपुट देगा. यानी जो इनपुट लेने वाली प्रोसेस है, ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी मॉडल के लिए. सो यदि हम इस कंपोनेंट के अंदर देखें तो फर्स्ट स्टेप हमारे सामने क्या है, इनपुट एम्बेडिंग. सो इनपुट एम्बेडिंग यहां पे क्या करेगा, जो भी रॉ डेटा है, ठीक है, रॉ डेटा को एज ए इनपुट लिया, राइट. अब इस रॉ डेटा को इनपुट में लेने के बाद जो हमारा कंपोनेंट है इनपुट एम्बेडिंग, ये क्या करने वाला है, इस डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जिस फॉर्मेट को ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर मॉडल समझ सके. रॉ डेटा कुछ भी हो सकता है. मान लीजिए कि आपने टेक्स्ट में कोई डेटा दिया, लाइक 2+2, सिंपल दिख रहा है हमको. चलिए आपने क्वेरी पूछ ली, ओके, लाइक आपने एक प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को, ठीक. आपने चैट जीपीटी को क्वेश्चन किया, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. और सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OOPMB लगा देते हैं, उपम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी. सो व्हाट इज इनहेरिटेंस इन उपम, ये आपने प्रॉम्प्ट दिया. ओके, तो ये चीज क्या है, रॉ डेटा है. अब इस रॉ डेटा को इनपुट एम्बेडिंग क्या करेगा, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जिसको ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर मींस मॉडल समझ सके. सो जिस फॉर्मेट को ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर समझता है, ओके, वो होता है एक्चुअली न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में. अब किस तरीके से हम देख लेते हैं कि जो इनपुट एम्बेडिंग है उसमें कौन कौन सी स्टेप होती है. तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेप्स होती है. देयर आर 3 स्टेप्स इन इनपुट एम्बेडिंग. फर्स्ट वन इज टोकेनाइजेशन. जो सेकेंड स्टेप है वो है वोकैब्युलरी मैपिंग. और जो थर्ड स्टेप होती है वो है एम्बेडिंग लेयर. सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है टोकनाइजेशन, यस, यहाँ पर क्या है एक्चुअली, टोकन्स. टोकन्स क्या होते हैं ये हम सभी को पता है, मीन्स प्रोग्रामिंग में जनरली हमने ये वर्ड को देखा है, ठीक है. टोकन्स क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई सेंटेंस हमारे पास में है. सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, द कैट सेट ऑन द मैट. ओके, ये सेंटेंस हमारे पास में है. अब इस सेंटेंस में कितने टोकन है, द कैट सेट ऑन द मैट, ठीक. मीन्स हर एक वर्ड अपने आप में एक टोकन है. सारे वर्ड्स क्या है, टोकन. सो हम बोल सकते हैं कि टोकन मीन्स क्या, किसी भी टेक्स्ट में वर्ड हो सकता है टोकन्स, या फिर कैरेक्टर्स हो सकते हैं टोकन्स,
या फिर सब वर्ड्स हो सकते हैं टोकन्स। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होता है। ये तो समझ में आ गया कि टोकनाइजेशन पहली स्टेप है इनपुट एम्बेडिंग की, लेकिन ये काम कैसे करता है। ओके, दिमाग में क्वेश्चन आता है हाउ इट वर्क्स। देखिए क्या होता है, जब भी कोई सेंटेंस आता है या फिर जो भी कोई इनपुट टेक्स्ट आता है, ठीक है, तो इस इनपुट टेक्स्ट को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। क्यों स्प्लिट करेंगे, जस्ट अभी हमने देखा है जब हम किसी टेक्स्ट को या सेंटेंस को स्प्लिट करेंगे तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, अलग अलग टोकन्स मिलेंगे। अब स्प्लिट करने के बाद जो टोकन्स हमको मिलेंगे, ठीक है, इन टोकन्स को क्या किया जाएगा, टोकन आईडीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, टोकन आईडीज में। देखिए लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, ठीक है, यहां पर कुछ स्पेशल टोकन्स भी रहेंगे, ऐसे टोकन्स जो हमारे सेंटेंस के अंदर नहीं है। अगर हम प्रीवियस वीडियो में देखें तो हमने एक स्पेशल टोकन स्टार्ट का यूज किया था। कहां पे यूज किया था हमने इसको, डिकोडर के अंदर। अगर आपको याद हो तो डिकोडर में एक वर्ड आया था राइट शिफ्ट, मींस जैसे ही जो हमारा इनपुट इनकोडर है, ठीक है, इनकोडर का जो भी आउटपुट रहता है, ठीक, ये आउटपुट कहां पे जाता है, डिकोडर के पास एज ए इनपुट। लेकिन डिकोडर के पास जाने पे जो भी इनपुट आ रहा है इसका राइट शिफ्ट होता है। राइट शिफ्ट इसलिए कि आगे जो भी टोकन आने वाला है उसके बारे में पहले से ही डिकोडर को मालूम पड़ गया है। राइट शिफ्ट में हमने क्या किया था, सबसे पहला जो टोकन था यहाँ पे स्टार्ट लेके चल रहे थे, फिर इसके बाद दूसरा टोकन आया था, जैसे मैं अगर मैं यहाँ से द ले लूं, देन उसके बाद अगला टोकन आया था केट। तो फर्स्ट टोकन यहाँ पे क्या था, स्टार्ट, जो कि सेंटेंस के अंदर था ही नहीं। एक्चुअली इसी को कहा जाता है स्पेशल टोकन। तो टोकनाइजेशन में कुछ टोकन स्पेशल टोकन्स भी रहेंगे, जैसे स्टार्ट है। देखते बात अगर स्टार्ट यहाँ पे है तो एंड नाम का टोकन भी होगा। ऐसे बहुत सारे स्पेशल टोकन है जिनको हम जरूरत पड़ने पे आगे डिस्कस करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए सेंटेंस में से टोकन्स निकाल लिए गए तो टोकनाइजेशन के बाद क्या होगा। में जो टोकन्स हमारे पास में आए हैं, ओके, इन सारे टोकन्स को एक यूनिक न्यूमेरिकल आईडी दी जाएगी, यूनिक न्यूमेरिकल आईडी। जैसे अगर मैं द को देखो जो एक टोकन है, ठीक है, मान लीजिए कि द को दे दिया गया 101। देन केट है, केट को एक न्यूमेरिकल आईडी दे दी गई, दैट इज 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारे पास में सेट है, तो मान लीजिए कि सेट को एक यूनिक आईडी दे दी गई, दैट इज 5 6 7 8 etc। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि जो न्यूमेरिकल आईडी हमने टोकन से मैप की है, ओके, जैसे 10 से हमने 101 कर दिया, केट से हमने 1 2 3 4 कर दिया, सेट से हमने 5 6 7 8 कर दिया, तो इनको मैप करते कैसे है। आखिर जो हमने न्यूमेरिकल आईडी दी है, ओके, उन न्यूमेरिकल आईडी को कैसे असाइन किया जाता है इन टोकन्स के ऊपर, ये हमारे सामने क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसका आंसर है कि जो भी हम यूनिक नंबर देते हैं, ओके, ये डिपेंड करता है मॉडल की प्री डिफाइंड वोकेबुलरी पे। एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है प्री डिफाइंड वोकेबुलरी, ठीक है। अब कई स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता होगा, हो सकता है कि ये प्री डिफाइंड वोकेबुलरी होती क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए हम क्या बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी एक एलएलएम है, जेमिनी एक एलएलएम है, ठीक। तो हमने क्या देखा था जब प्रीवियस एपिसोड में कि अगर चैट जीपीटी को यूज करना है तो जो कंपनी है, कंपनी ने क्या किया होगा, चैट जीपीटी को पहले ट्रेंड किया होगा, मीन्स प्री ट्रेंड, प्री ट्रेनिंग। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्री ट्रेनिंग और एक होता है फाइन ट्यूनिंग। एक्चुअली ये चीजें होती क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, है ना। अभी मैं आपको बता देता हूं, एक होता है प्री ट्रेनिंग, एक होता है फाइन ट्यूनिंग। देखिए प्री ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा कॉर्पस होता है। कॉर्पस मतलब कि बहुत बड़ा नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज का भंडार है।
उस नॉलेज के भंडार पे मॉडल को ट्रेन किया जाता है, इसे कहा जाता है प्री ट्रेनिंग। और एक होता है फाइन ट्यूनिंग। ओके, जिस मॉडल को प्री ट्रेंड किया गया है, फाइन ट्यूनिंग में क्या करेंगे, उस मॉडल को किसी स्पेशल टास्क के लिए ज्यादा ट्रेंड किया जाता है, फाइन ट्यून किया जाता है। स्पेशल टास्क मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कि हमें प्रोग्रामिंग के लिए कोई मॉडल चाहिए, ओके, फॉर व्हाट, प्रोग्रामिंग। तो उस केस में क्या करेंगे कि जिस मॉडल को प्री ट्रेंड किया गया है, ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे, अब उसको फाइन ट्यून किया जाएगा। किस डेटा पे, प्रोग्रामिंग टाइप के डेटा पे उसको फाइन ट्यून किया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस को उसके अंदर बढ़ाया जाएगा। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। एक होता है प्री ट्रेनिंग, ओके, एक होता है फाइन ट्यूनिंग। इनको हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक, अभी हमारा मोटो क्या है कि जो भी टोकन्स होते हैं, टोकन्स को आखिर न्यूमेरिकल आईडी कैसे दी जाती है। तो इसके लिए मैंने अभी क्या कहा था कि ये डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। हो सकता है कई लोग सिर्फ चैट जीपीटी को जानते हो, जेमिनी को जानते हो, इसके अलावा भी मॉडल्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक हो गया बर्ट मॉडल, हम डिस्कस करेंगे बर्ट मॉडल के बारे में। एक है जीपीटी, एक हो गया T5, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं। एक हो गया लॉन्ग फॉर्मर। इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, अब इसी इनका नाम लेने का मीनिंग यही था कि आपको मालूम पड़े कि चैट जीपीटी और जेमिनी के अलावा भी मॉडल्स होते हैं, जिनको हम डेली यूज में इसलिए नहीं लेते हैं बिकॉज इनको किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। क्या होता है हम लोग देखेंगे। तभी मैं क्या बता रहा था कि जो भी टोकन्स हैं उनको जो आईडी दी जाती है, ओके, उसके लिए जो मॉडल के पास में एक प्री डिफाइंड वोकेबुलरी होती है। ओके, इस प्री डिफाइंड वोकेबुलरी के अंदर उस टोकन के लिए जो भी न्यूमेरिकल आईडी होगी, वही न्यूमेरिकल आईडी टोकन को मिलती है। जैसे मान लीजिए कि जो द है, ठीक है, अब द के लिए जो मॉडल है उसकी वोकेबुलरी के अंदर जो टोकन आईडी है वो है 104। ठीक, जो कैट है, अगर उस मॉडल के अंदर कैट के लिए अगर आईडी पहले से दी गई है 109, ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि द को 104 ही मिलेगा, वो कैट को 109 ही मिलेगा। ये डिपेंड करता है वो मॉडल की वोकेबुलरी के अंदर। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिस वर्ड के लिए मॉडल के पास में टोकन आईडी ही ना हो। अब हो सकता है ऐसा कि मॉडल के पास में उस वर्ड के बारे में मॉडल को नहीं पता हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ चैट जीपीटी, मान लीजिए कि मॉडल को इस वर्ड के बारे में नहीं पता, तो वो क्या करेगा, इस वर्ड को सब वर्ड में डिवाइड कर देगा, चैट एंड जीपीटी। फिर उसके बाद में वो सर्च करेगा अपनी वोकेबुलरी में, क्या इनके लिए टोकन आईडी या फिर नहीं है। चलिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके चलता हूँ। एक वर्ड मैंने यहाँ पे ले लिया वेलकम। अब मान लीजिए कि मॉडल को नहीं पता, वेलकम मॉडल की वोकेबुलरी के अंदर नहीं मान के चलते हम, ठीक है। तो मॉडल क्या करेगा, वेलकम को सब वर्ड्स के अंदर डिवाइड कर देगा। एक हो गया वेल, एक हो गया कम, इस तरीके से। अब वेल के लिए वो टोकन आईडी सर्च करेगा, कम के लिए टोकन आईडी सर्च करेगा। अब अगर इसके बाद भी अगर मॉडल के पास में मतलब डिवाइड करने के बाद भी या ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि मॉडल के पास में टोकन आईडी है ही नहीं किसी वर्ड के लिए, ओके, तो उस केस में टोकन ये क्या करेगा, उस वर्ड को एक अननोन टोकन दे देगा। ओके, मान लीजिए कि एक अननोन टोकन दे दिया विथ आईडी 1, यानी आईडी तो मिलेगी टोकन को चाहे मॉडल के पास में हो या ना हो। ओके, तो इस तरीके से मॉडल क्या करता है, टोकन को टोकन आईडी या फिर यूनिक नंबर देता है। देखिए, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आखिर मॉडल के पास में वोकेबुलरी आती कैसे। वोकेबुलरी मीन्स लाइक अवर डिक्शनरी, ठीक है।
हमारी डिक्शनरी में कितने वर्ड्स हैं, ठीक उसी तरीके से मॉडल के पास में भी होता है। तो मॉडल के पास में आखिर वोकैबुलरी आती कैसे है? देखिए ये डिपेंड करता है प्री ट्रेनिंग पे। जब मॉडल को प्री ट्रेन किया जाता है उस समय हम क्या डेटा मॉडल को दे रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि मॉडल के पास में वाला वर्ड होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं वोकैबुलरी को, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, बिकॉज आगे जब हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में LLM में तब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी। ठीक, सो जो पहली वोकैबुलरी है उसको हमने दे दिया वर्ड बेस्ड वोकैबुलरी। वर्ड बेस्ड मतलब नेम से मालूम पड़ रहा है कि उसके पास में पूरा वर्ड का ही मीनिंग है, जैसे द, केट, सेट, ऑन, एंड जो कंप्लीटली वर्ड है इनके लिए टोकन आईडी पहले से अवेलेबल है वोकैबुलरी के पास, इसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड बेस्ड। ठीक, अब एक सेकेंड टाइप हम यहां पे लेके चलते हैं, वो है सब वर्ड बेस्ड। ठीक है, अब सब वर्ड बेस्ड कर दिए हम लोग देखें तो अगर मान लीजिए कि वर्ड का मीनिंग नहीं हो, जिस जस्ट अभी हमने देखा था, जैसे मैं एक वर्ड यहां पे लेके चलता हूं, अगेन मैंने यहां पे ले लिया प्लेइंग। अब इस केस में क्या होगा, प्ले एक सब वर्ड हो गया, ING एक सब वर्ड हो गया। अब इनके लिए टोकन आईडी वोकैबुलरी के अंदर होगी, जैसे अभी हमने वेलकम को लिया था। ठीक, अब एक थर्ड वाली होती है कैरेक्टर बेस्ड। कैरेक्टर बेस्ड मतलब जैसे प्ले है, सो इस केस में क्या होगा, P के लिए एक टोकन होगा वोकैबुलरी में, L के लिए एक टोकन होगा, A के लिए एक टोकन होगा, Y के लिए एक टोकन होगा। ये होगी कैरेक्टर बेस्ड वोकैबुलरी। अगर मान लीजिए कि वोकैबुलरी एक डिक्शनरी की तरह है, ठीक है, किसी भी मॉडल के लिए। अब डिक्शनरी में हमने देखा है किसी डिक्शनरी के अंदर मीन्स नंबर ऑफ पेजेस कम होते तो कम वर्ड्स होते, किसी डिक्शनरी में ज्यादा वर्ड्स होते। इसका मतलब ये है कि वोकैबुलरीज के भी साइज होती है। अब साइज कैसे बताएंगे हम, जैसा कि मैं जस्ट अभी ने बर्ट मॉडल का नाम लिया था, ओके, हम देखेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो बर्ट मॉडल है, बर्ट मॉडल के पास में 30,500 समथिंग टोकन्स है। 30,500 समथिंग टोकन्स है, यानी ये क्या होगी, बर्ट मॉडल की वोकैबुलरी साइज। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर डिक्शनरी के अंदर वोकैबुलरी दी गई है तो वोकैबुलरी को देने के लिए कोई ना कोई मेथड भी होगी, कोई ना कोई तरीका भी हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं टोकेनाइजेशन मेथड। ठीक है, अब बहुत सारी मेथड होती है, जैसे अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे जब हमको आएगा। अभी सिर्फ शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि यदि जैसे इंटरव्यू एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, एक मेथड होगी BPE। ओके, अगर हम BPE का फुल फॉर्म देखें तो डेट इज बाइट पेयर इनकोडिंग। इस मेथड में क्या होता है अगर हम जानना चाहते तो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक, एक और मेथड होती है दैट इज वर्ड पीस। ओके, अनदर मेथड होगी सेंटेंस पीस। तो ये सब चीजें है क्या, ये टोकेनाइजेशन मेथड है जो टोकन्स क्रिएट करती है वोकैबुलरी के लिए। जैसे अगर हम बर्ट की बात करो तो बर्ट मॉडल के अंदर कौन सी मेथड यूज की जाती है, वर्ड पीस नाम की मेथड को यूज किया जाता है। न्यूमेरिकल आईडी कैसे दी जाती है ये तो हमने देख लिया है। ओके, अब हम देखते हैं एम्बेडिंग लेयर के बारे में। देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि पहले टोकन होता है, ठीक है, टोकन को यहाँ पे क्या दिया जाएगा, टोकन आईडी यानी न्यूमेरिकल आईडी। लेकिन क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल आईडी है, ओके, ये ट्रांसफार्मर को समझ में नहीं आती है। ठीक, बल्कि इस न्यूमेरिकल आईडी को और डेंस रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी है।
डेंस रिप्रेजेंटेशन मतलब इसको और गहराई से देखना पड़ेगा, तब जाकर ट्रांसफॉर्मर समझ पाता है कि आखिर इस टोकन का मतलब क्या है। तो कंफ्यूजन वाली चीज हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है। जैसे भी हमने क्या देखा था कि जो टोकन है द, ठीक है, इसको हमने दे दिया 101। दो टोकन है केट, इसको हमने दे दिया 1091। एक टोकन हम और ले लेते हैं, मान लीजिए कि डॉग नाम का टोकन है। इस डॉग को हमने एक टोकन दे दिया 905। ठीक, अब अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो जो डॉग है इसकी टोकन आईडी सबसे बड़ी है, मीन्स 905 इज ग्रेटर देन, सॉरी, केट की टोकन आईडी सबसे बड़ी है, मीन्स 1091 इज ग्रेटर देन 905, 905 इज ग्रेटर देन 101। यानी डॉग की टोकन आईडी केट से ज्यादा है, केट की टोकन आईडी 10 से ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि जो डॉग ज्यादा वैल्यू रखता है कंपेयर टू अदर टोकन्स। मीन्स मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ टोकन आईडी को देख के ट्रांसफार्मर ये समझ नहीं पाएगा कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या होता है डॉग वाला वर्ड, क्या होता है केट वाला वर्ड, क्या होता है द वाला वर्ड। इनको ट्रांसफार्मर नहीं समझ पाता है। ट्रांसफार्मर के पास में इसका मतलब ही नहीं कि डॉग मतलब क्या, ट्रांसफार्मर डोंट नो। अब उस केस में क्या किया जाता है कि जो टोकन आईडी है जैसे 101 है, इसको और ज्यादा ब्रेक किया जाएगा, यानी और गहराई में ट्रांसफार्मर सर्च करने की कोशिश करेगा कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। जब ट्रांसफार्मर को इसका मीनिंग समझ में आएगा तब जाकर ट्रांसफार्मर क्या करता है, रिलेशन निकाल पाता है वर्ड के बीच में। जैसे कि मैं बात करूं डॉग का एक रिलेशन है केट से, क्या दोनों ही एनिमल है? अब अगर मैं बोलूं केट का रिलेशन है कार से, तो नहीं, केट एक एनिमल है, कार एक ऑब्जेक्ट है, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट मीन्स जो एनिमल नहीं है, तो दोनों में रिलेशन नहीं है। तो ये चीज ट्रांसफार्मर को समझ में आए उसके लिए क्या करेंगे कि जो टोकन आईडी है इसको और ज्यादा ब्रेक किया जाएगा। कैसे भी हम लोग देखते हैं, देखिए एक एग्जांपल हम लोग यहां पे लेके चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ टोकन है, यहाँ पर टोकन आईडी है एक कॉलम में, एक कॉलम मैंने यहाँ पे और ले लिया, वो है एम्बेडिंग वेक्टर। शुरू में हमने देखा था इनपुट एम्बेडिंग की 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप कौन सी होती है, टोकेनाइजेशन, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकेंड स्टेप होती है वो कौन सी होती है, अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो वो क्या है, वोकैब्युलरी मैपिंग, यानी हमें टोकन आईडी देना है टोकन को। अब जो थर्ड स्टेप होती है वो होती है एम्बेडिंग लेयर। तो जब मैंने आपको कहा कि जो टोकन आईडी है इसको और ज्यादा ब्रेक किया जाएगा डेंस मीनिंग के लिए, तो यहीं पे स्टार्ट हो जाता है एम्बेडिंग लेयर का काम, एंड थर्ड स्टेप यहीं पे शुरू हो जाती है। तो जो टेबल में यहाँ बना रहा हूँ ये एम्बेडिंग लेयर के लिए ही है। यहाँ पे द के लिए मान लीजिए टोकन आईडी 101 है। अब इस 101 के लिए जो एम्बेडिंग वेक्टर है, अज्यूम करके चलते हैं हम लोग 0.2, 0.8 माइनस 0.5, 0.1, यानी इस न्यूमेरिकल को और भी डेंस तरीके से बताया गया है। जैसे मैं केट को लेके चलूं, केट के लिए टोकन हमारे पास में है 2, 3, 4, 5। इस टोकन के लिए अज्यूम करके चलिए कि जो एम्बेडिंग वेक्टर है वो है 0.5, 0.3, 0.9 माइनस 0.7। ओके, हम एक और टोकन यहाँ पे लेके चलते हैं, वो है सेट। अब सेट के लिए मान के चलिए कि 5, 6, 7, 8 टोकन आईडी है, और जो एम्बेडिंग वेक्टर है वो है 0.1, 0.9, 0.4, 0.5। यानी टोकन आईडी को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, एम्बेडिंग वेक्टर के अंदर। ये काम कौन कर रहा है, एम्बेडिंग लेयर के अंदर ये काम हो रहा है। यानी ट्रांसफार्मर को किससे मीनिंग मालूम पड़ रहा है, एम्बेडिंग वेक्टर की मदद से ट्रांसफार्मर को मालूम पड़ रहा है कि जो टोकन आईडी है
उसका मतलब क्या है। तब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, देखिए द की जगह पे ये एम्बेडिंग वेक्टर लिखा हुआ आएगा, ठीक। केट की जगह पे ये वाला एम्बेडिंग वेक्टर लिखा हुआ आएगा जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, और सेट की जगह पे जिस एम्बेडिंग वेक्टर को मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है वो लिखा हुआ आएगा। आखिर एम्बेडिंग वेक्टर दिए कैसे जाते हैं, देखिए जिस तरीके से टोकन आईडी दी जाती है, ओके, जो तरीका टोकन आईडी देने का है मॉडल के पास, वैसा ही तरीका एम्बेडिंग वेक्टर भी देने का होता है। मींस कहने का मेरा सिंपल मीनिंग है कि जब मॉडल को प्री ट्रेंड किया जाता है, प्री ट्रेंड करने के टाइम पे ही मॉडल को एम्बेडिंग वेक्टर भी डिफाइन कर दिए जाते हैं। अब एम्बेडिंग लेयर क्या करती है कि जो मॉडल है, ओके, मॉडल को एम्बेडिंग वेक्टर तो दे दिए एम्बेडिंग लेयर में, लेकिन एम्बेडिंग लेयर को ये पता नहीं होता कि कैट कब आएगा, द कब आएगा, ऑन कब आएगा, मेट कब आएगा। मैं कहने का मीनिंग ये है कि जो वर्ड्स का ऑर्डर है, ओके, इसके बारे में एम्बेडिंग लेयर को पता नहीं होता। एम्बेडिंग लेयर क्या करती है, एनी ऑर्डर, या फिर हम लोग सिंपल बोल देता हूं डिसऑर्डर में भी टोकन्स को रख देती है। अब इस डिसऑर्डर को ही करेक्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए, ओके, सेकेंड कंपोनेंट आता है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का, उसको कहा जाता है पोजिशनल इंकोडिंग। ये सेकेंड कंपोनेंट है। देखिए अगर मैं डायग्राम को देखूं, है ना, तो हम ऊपर की तरफ जाता हूं। अगर आप इस डायग्राम को देखो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के, तो जो पहला कंपोनेंट था नीचे वो क्या था, इनपुट एम्बेडिंग। अब इसके बाद में कंपोनेंट कौन सा आ रहा है, पोजिशनल इंकोडिंग। तो ये इनपुट एम्बेडिंग जितने भी वर्ड्स लाए हैं उन वर्ड्स को सही ऑर्डर में रखने का काम कौन करेगा, पोजिशनल इंकोडिंग करेगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी भी बनता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या है कि जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर होता है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या करता है, रॉ डेटा को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। वो फॉर्मेट कैसा रहता है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अगर मान लीजिए किसी टोकन को टोकन आईडी में कन्वर्ट कर दिया गया, ये भी न्यूमेरिकल है, तो टोकन आईडी में कन्वर्ट करने के बाद एम्बेडिंग वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। वैसे मैंने थोड़ा सा आपको बता ही दिया ऑलरेडी, है ना, आखिर एम्बेडिंग वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि ये भी तो न्यूमेरिकल ही है टोकन आईडी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि टोकन आईडी को ट्रांसफॉर्मर समझ नहीं पाता है। ट्रांसफॉर्मर वर्ड यूज कर लूं, या फिर मैं यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज करता हूं, न्यूरल नेटवर्क। अगर न्यूरल नेटवर्क के बारे में आपको नहीं पता है तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम न्यूरल नेटवर्क के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर को टोकन आईडी के बारे में नहीं पता, तो उस चीज के लिए क्या यूज किया जाता है, और ज्यादा डेंस रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है न्यूमेरिकल आईडी का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बेडिंग वेक्टर। यदि हम टोकन आईडी को देखें, जैसे हमने क्या देखा था, द के लिए हमने लिया था 101, केट के लिए हमने ले लिया 5201, डॉग के लिए हमने ले लिया 6519, ठीक। अगर हम इनको देखें तो नंबर एक्चुअली है क्या, दीज आर डिस्क्रीट इंटीजर्स। लेकिन जो न्यूरल नेटवर्क मॉडल होते हैं इन्हें प्रोसेस के लिए चाहिए कंटिन्यूअस डेटा। अब अगर मान लीजिए कि हम एम्बेडिंग वेक्टर का यूज नहीं करते हैं, टोकन आईडी डायरेक्टली यदि हम ट्रांसफार्मर को न्यूरल नेटवर्क को दे दें, तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसफार्मर समझ नहीं पाएगा, और ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जिसकी टोकन आईडी ज्यादा है उसको पहले प्रोसेस कर देगा, उसको पहले वैल्यू दे देगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर को मीनिंग समझ में ही नहीं आया कि डॉग केट द मतलब क्या है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो जिसकी आईडी ज्यादा बड़ी है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, टोकन्स की टोकन आईडी बना दी जाती है,
और टोकन आईडी यहाँ पे क्या करती है, एक की का काम करती है। अब ये की क्या करेगी, जो टेबल हमारे पास में है, एक ऐसा टेबल जिसके अंदर एम्बेडिंग वेक्टर्स रखे हुए हैं, उस ये जो की है उस टेबल के पास जाएगी और उस टेबल के पास जाके सर्च करेगी कि आखिर मेरी टोकन आईडी के लिए कौन सा एम्बेडिंग वेक्टर पहले से यहाँ पे दिया गया है, और उस एम्बेडिंग वेक्टर से मैप हो जाएगी। जैसी टोकन आईडी मैप होती है एम्बेडिंग वेक्टर से, ठीक है, तो एम्बेडिंग वेक्टर के पास में उसका मीनिंग चले जाता है कि आखिर मीनिंग क्या है, टोकन्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये मालूम पड़ जाती है। सो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यदि आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो, ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम उन क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेंगे, ओके। एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में पोजिशनल इनकोडिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।